नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। देखो, आज हम बात करने वाले हैं फोर्स मोटर्स लिमिटेड स्टॉक के बारे में। ठीक है, आज हम इस स्टॉक का फुली पोस्टमार्टम करने वाले हैं। पूरा का पूरा फंडामेंटल खगोल के देखने वाले हैं कि भाई फंडामेंटल के पिटारे में आखिर निकल के क्या आता है। देखने वाले हैं कि भाई स्टॉक के अंदर कितना ज्यादा पॉजिटिव मोमेंटम है और कितना नेगेटिव मोमेंटम है। साथ में स्टॉक का जो ट्रेंड है वो कैसा रहने वाला है, इंडियन स्टॉक मार्केट में इसका जो स्कोप है वो कितना रहने वाला है, लास्ट ईयर जो इसकी परफॉर्मेंस थी वो कैसी थी, क्वार्टरली रिजल्ट कैसे हैं, होल्डिंग पैटर्न्स कैसे हैं, साथ में कितने कितने टाइम पीरियड पे आपको स्टॉक में कितना कितना रिटर्न आपको देखने को मिलता है। 15 दिन में कितना मिलेगा, 1 महीने में कितना मिलेगा, 2 महीने में कितना मिलेगा, 3 महीने में, 6 महीने में, 9 महीने में कितना कितना आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। 1 साल से लेके 5 साल तक का अगर आप होल्डिंग करते हो लॉन्ग टर्म, तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में आपको कितने टाइम पीरियड पे आपको कितनी कितनी यहाँ पे अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सकता है। ठीक है, साथ में हम बात करने वाले हैं स्टॉक का जो सबसे मजबूत रेसिस्टेंस बनने वाला है, साथ में जो बाइंग एवरेज है, साथ में इक्विटी के ऊपर कितना रिटर्न है, साथ में मार्केट कैपिटल जो आपका कैपिटल है, कैपिटल के ऊपर आपको ये स्टॉक कितना रिटर्न देने वाला है। हर एक चीज के बारे में बारीकी से बात करेंगे। यहाँ पे हम किसी भी कैंडल चार्ट के बारे में बात नहीं करेंगे। यहाँ पे हम जो एनालिसिस करेंगे, एक पोस्टमार्टम एनालिसिस यहाँ पे करने वाले हैं कि भाई जो फंडामेंटल का जो पिटारा है वो पिटारा खोलने वाले हैं, देखते हैं उस पिटारे के अंदर क्या क्या निकलता है। ठीक है, वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना, क्योंकि इस तरह की वीडियोस में काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। और सच बात यह है कि अगर देखो, अगर आप 2-3 मिनट तक इस वीडियो को देखते हो तो यहाँ पे तो हम सिर्फ एक इंट्रोडक्शन ही स्टार्ट कर पाते हैं इतने टाइम में। आप वीडियो के लंबे टाइम पूरी वीडियो तक बने रहना, आपको एक अच्छी खासी चीज यहाँ पे देखने को मिलेगी। आप यहाँ से एक अच्छी खासी इंफॉर्मेशन स्टॉक के बारे में लेके जाओगे। ठीक है, देखो क्या होता है, जो बेसिक जो सबसे मजबूत इंफॉर्मेशन होती है वो वीडियो के लास्ट तक ही देखने को मिलती है, क्योंकि वहां तक जाते जाते कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा डीप हो जाते हैं और वहीं पे आपको असली इंफॉर्मेशन गेन होने के ज्यादा चांसेस मिलते हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। तो देखो, यहाँ पे वीडियो शुरू करते हैं। हम बात कर रहे थे फोर्स मोटर्स लिमिटेड स्टॉक के बारे में। फोर्स मोटर के नाम से ये स्टॉक एनएससी और बीएसई दोनों में लिस्ट है। 7,490 रुपए इस टाइम स्टॉक का करंट शेयर प्राइस चल रहा है। साथ में 528 रुपए 55 पैसे का यहाँ पे एक जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम है। अगर देखा जाए तो 8% के नियर बाई, 7.5% के नियर बाई यहाँ पे एक जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि जो स्टॉक है वो लगातार अपने अपर सर्किट की तरफ काफी स्पीडली से मूव कर रहा है। देखा जाए तो आज ये इसका सबसे पहला दिन है। लगातार हमारी कवरेज भी रही है शॉर्ट वीडियो के अंदर कि भाई कम से कम इस होल्डिंग को 20 से 25 सितंबर के आसपास जरूर होल्ड करके रखना। 20 से 25 सितंबर के आसपास आपको स्टॉक के अंदर एक जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा। और आज स्टॉक के अंदर आज 27 तारीख हो गई और आज यहाँ पे स्टॉक के अंदर एक जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम आपको देखने को मिला है। ठीक है, अब बात करते हैं स्टॉक की जो लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस है उसके बारे में। लास्ट ईयर अगर देखा जाए तो ये स्टॉक 3,352 रुपए 35 पैसे से चल के 10,277 रुपए 85 पैसे तक ये गया था। देखा जाए तो यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स का पैसा है वो 3 गुना हो गया। एक साल में 3 गुना यहाँ पे अमाउंट हो गया। ये काफी बड़ी चीज है, एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है आपके लिए। दूसरी सबसे बड़ी चीज की भाई स्टॉक के अंदर जो डिविडेंड है, स्टॉक ने एक डिविडेंड यहाँ पे अनाउंस कर रखा है जिसका रेशियो है 0.27%। मतलब 100 यहाँ पे जो रेशियो है वो 0.27% है। ठीक है, तो काफी अच्छा यहाँ पे डिविडेंड है। देखा जाए तो मोस्टली कंपनी डिविडेंड उसी केस में देती है जहां पे प्रमोटर्स की होल्डिंग सबसे ज्यादा होती है या डीआईआई और एफआईआई की होल्डिंग सबसे ज्यादा होती है और इन्वेस्टर्स वहां पे सबसे कम होते हैं। तो इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। जाहिर सी बात है, कभी भी देख लेना इंडियन स्टॉक मार्केट में, चाहे आप वेदांता देख लो जो कि डिविडेंड की दुनिया में सबसे टॉप माना जाता है कि भाई एक अच्छा खासा स्टॉक मतलब अच्छा खासा डिविडेंड वेदांता देता है। लेकिन वेदांता के अंदर जो अगर आप पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग देखोगे तो वो ना के बराबर है। ठीक है, जिन स्टॉक्स के अंदर होल्डिंग काफी कम होती है, जिन स्टॉक्स के प्राइस या तो सबसे ज्यादा है या जहां पे पब्लिक होल्डिंग सबसे कम होती है, वहां पे आपको अच्छा खासा डिविडेंड देखने को मिलता है। कभी भी डिविडेंड से ये लेके मत चलना कि कंपनी अपनी प्रोग्रेस के लिए या कोई खास चीजों के लिए, मतलब आप अपने इन्वेस्टर्स को लुभाने के लिए या हैप्पी कस्टमर्स बनाने के लिए वो यहाँ पे डिविडेंड देती है। वो अपने यहाँ पे देखो, मार्केट जो है सारा खेल पैसे का है
और हर कंपनी अपने आप को ग्रो करना चाहती है, और जहां पे इन्वेस्टर्स की कमी आती है उनको अट्रैक्ट करने के लिए डिविडेंड दिए जाते हैं। अगर कंपनी के पी रेशियो की बात करें तो 22.60 के आसपास है। देखा जाए तो यहाँ पे जो प्राइस वैल्यूएशन है वो एवरेज है, एक अच्छा खासा प्राइस वैल्यूएशन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, जो कि एक सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। अब बात करते हैं स्टॉक के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में। जून 2024 का जो क्वार्टरली रिजल्ट है, देखते हैं उसके अंदर क्या निकल के आता है। अगर कंपनी के रिवेन्यू की बात करें तो यहाँ पे 1088 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट किया है। पिछले साल के कंपैरिजन में यहाँ पे आपको 26% से ज्यादा की ग्रोथ देखने को मिलती है। नेट इनकम की बात करें तो 115 करोड़ के आसपास नेट इनकम है। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में यहाँ पे 68% से ज्यादा की ग्रोथ देखने को आपको मिलती है। साथ में नेट प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे 6.14% है। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में यहाँ पे 33% से ज्यादा की ग्रोथ आपको देखने को मिलती है। अब करने वाले हैं स्टॉक की थोड़ी सी डीपली एनालिसिस। अब इसको बिल्कुल ही लिटा के इसका चीरा फाड़ा करने वाले और यहाँ पे देखने वाले पोस्टमार्टम रिपोर्ट में निकल के क्या आता है। अगर देखा जाए तो स्टॉक का जो करंट शेयर प्राइस है वो 7,520 है, लेकिन जो इसकी मार्केट कैपिटल है वो 9,000 करोड़ के आसपास है। यहाँ पे आपको एक चीज देखने को मिलती है कि भाई यहाँ पे जो मार्केट कैपिटल है वो काफी ही ज्यादा डाउन है। ठीक है, जिस शेयर प्राइस के हिसाब से यहाँ पे मार्केट के, आप पीसी ज्वेलर ले लो, उसका जो प्राइस है वो कम से कम 150 रुपए के आसपास है, लेकिन जो उसकी मार्केट कैपिटल है वो 11,000 करोड़ के आसपास है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो शेयर प्राइस है वो 7,500 का है, लेकिन मार्केट कैपिटल यहाँ पे ना के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे सीधी सी बात एक ही चीज निकल के आती है कि यहाँ पे आपके पास इन्वेस्टर्स काफी कम है। लेकिन जिन स्टॉक्स के अंदर देखो मार्केट कैपिटल का यहाँ पे एक सबसे बड़ा जो पॉजिटिव पॉइंट है ना, वो आपका क्या बनता है वो मैं आपको बताता हूँ। जिस स्टॉक के अंदर मार्केट कैपिटल कम रहती है वो स्टॉक सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस देते हैं, क्योंकि मार्केट कैपिटल का मतलब है कि जो पब्लिक होल्डर है वहां पे आपको कम देखने को मिलेंगे, और जहां पे पब्लिक होल्डर्स कम रहते हैं वहां पे स्टॉक सबसे ज्यादा ग्रो करता है, क्योंकि वहां पे प्रमोटर्स सबसे ज्यादा भारी मात्रा में मिलते हैं। और प्रमोटर्स तब तक होल्डिंग करते हैं, जब वो स्टॉक अच्छा ऊपर चला जाता है तो वो अपनी होल्डिंग को धीरे धीरे निकालते हैं, और उस होल्डिंग को वो कहां पकड़ा देते हैं, पब्लिक इन्वेस्टर्स को। तो मतलब जिस स्टॉक के अंदर मार्केट कैपिटल कम है तो वो आपके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि वहां पे जो पब्लिक इन्वेस्टर्स है वो उनकी संख्या कम मिलेगी। साथ में एक सबसे मजबूत पॉइंट अब इस स्टॉक में जो हम देखने वाले हैं वो होता है आरओई। ये पॉइंट काफी ज्यादा मतलब यहाँ पे की पॉइंट होता है हर एक स्टॉक का, कि हर एक स्टॉक का आरओई आपको जरूर चेक करना चाहिए। आरओई का मतलब होता है रिटर्न ऑन इक्विटी, कि भाई इक्विटी के ऊपर आपको कितना एवरेज रिटर्न यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे पर इक्विटी अगर आप 1 ईयर तक होल्ड करते हो तो आपको यहाँ पे 17 रुपए 19 पैसे के आसपास एक अच्छा खासा आरओई देखने को मिलेगा। और अगर बात करते हैं आरओसीई, तो आरओसीई का मतलब होता है रिटर्न ऑन कैपिटल, कि भाई कैपिटल जो आपने लगा रखी है उसके ऊपर रिटर्न कितना मिलता है। देखो इक्विटी के ऊपर जो रिटर्न आता है वो अलग चीज होती है, कि मान लो जैसे कोई स्टॉक उछल गया और आपने सोल्ड आउट कर दिया तो वो इक्विटी का रिटर्न हो गया। कैपिटल रिटर्न वो होता है जिसके ऊपर आपको डिविडेंड मिलता है, कि भाई आपने कितना पैसा लगा दिया उसके ऊपर आपको कितना कितना डिविडेंड मिल रहा है, कितने परसेंट डिविडेंड मिल रहा है, वो आरओसी के अंदर आता है। तो यहाँ पे जो लगभग डिविडेंड बन रहा है 100 रुपए पे वो 34 रुपए के आसपास बन रहा है, काफी अच्छा यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है। साथ में अगर बुक वैल्यू की बात करें स्टॉक की, तो बुक वैल्यू यहाँ पे 1711 रुपए के आसपास है। देखो यहाँ पे देखा जाए तो जो शेयर का प्राइस है, देखो एक अच्छी चीज यहाँ पे आपको समझाता हूँ कि बुक वैल्यू क्या होती है। सबसे पहले बुक वैल्यू को समझते हैं। मान लो मैं 100 शेयर खरीदता हूँ 50 रुपए पे और 100 शेयर खरीदता हूँ 100 रुपए पे, तो मेरी बुक वैल्यू क्या बनेगी 75 रुपए। मतलब जो मेरी एवरेज हो गई वो हो गई 75 रुपए। अगर स्टॉक 75 रुपए से ऊपर गया तो मैं पॉजिटिव में रहूंगा, मैं एक प्रॉफिटेबल में रहूंगा। अगर जैसे ही 75 रुपए से स्टॉक नीचे आता है तो मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा और मैं मेरी परफॉर्मेंस माइनस में चली जाएगी। ठीक है, मुझे वहां पे लॉस दिखना लगेगा अपने पोर्टफोलियो में। तो देखो यहाँ पे जो एवरेज है स्टॉक की वो 1711 है, लेकिन जो शेयर प्राइस है वो 7,500 के आसपास है। तो भाई जाहिर सी बात है किसी ने बड़े लेवल में सारा का सारा माल सस्ते रेट में खरीद लिया। भाई मान लो अगर आपने 1000 शेयर, अगर कोई कंपनी इक्विटी लॉन्च करती है तो अगर 900 रुपए शेयर आप मान लो 10 रुपए पे खरीद लेते हो, उसके 900 शेयर बच गए 100 शेयर। अब वो चाहे 100 शेयर 80 रुपए पे कोई खरीदे, मान लो किसी ने 10 शेयर 80 पे खरीद लिए, 40 शेयर 150 पे खरीद लिए और 50 शेयर 200 पे खरीद लिए, तो उसकी एवरेज घूम फिर के कितनी आएगी 15 20 25 30 रुपए के आसपास ही आके बनेगी। तो जाहिर सी बात है कि भाई जब प्राइस इतना ज्यादा है और बुक वैल्यू इतनी कम है तो सीधा सीधा मतलब है कि भाई किसी ने एक बड़ा मतलब बड़े लेवल पे मतलब एक बल्क लेवल पे जबरदस्त लेवल पे पूरा का पूरा माल सस्ते रेट में दबोच रखा है। ठीक है, और ऐसा काम सिर्फ प्रमोटर्स ही कर सकते हैं किसी भी स्टॉक के अंदर, की प्रमोटर ही सबसे ज्यादा माल दबोचते हैं सस्ते रेट में। जब स्टॉक काफी ज्यादा महंगा हो जाता है वो एक लॉन्ग टर्म होल्डिंग करते हैं
5-7 साल के लिए, और जब स्टॉक का प्राइस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है तब वहाँ पे वो धीरे धीरे अपनी इक्विटी को मार्केट में निकालना शुरू करते हैं, और जैसे जैसे पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग बढ़ने लगेगी वैसे वैसे स्टॉक की परफॉर्मेंस डाउन होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये होती है बुक वैल्यू। अब बात करते हैं फेस वैल्यू की। तो सबसे पहले फेस वैल्यू समझते हैं कि क्या होता है। देखो, अगर मान लो आप 2 महीने के लिए शिमला के टूर पे चले गए और आपको टूर पे जाने से पहले आपने यहाँ पे 7,500 रुपए का शेयर खरीद लिया, 10 शेयर, ठीक है, और आप 2 महीना शिमला चले गए। 2 महीने तक आपने मार्केट पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि भाई मार्केट में क्या चल रहा है। आपने सोचा कि भाई लॉन्ग टर्म के लिए मैंने डाल दिए, अब मैं जा रहा हूँ घूमने के लिए। अब जब तक आप आते हो आपको पता चलेगा कि भाई कंपनी का दिवाला निकल चुका, आपके पीछे से कंपनी का मान लो दिवाला निकल जाए, कंपनी बैंकरप्ट हो जाए, या कंपनी डीलिस्ट होने की कगार पे आके खड़ी हो जाए, तो एनएससी बीएसयू से एक डेट दे देगा कि भाई इस डेट पे आपकी कंपनी डीलिस्ट हो जाएगी और सारे शेयर जीरो हो जाएंगे, और फिर कंपनी की लगेगी बिकवाली, ठीक है, बोली लगेगी। तो उस केस में क्या होता है कि लोगों को जैसे नेगेटिव न्यूज का पता चलता है वो सोल्ड आउट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। लेकिन जब तक आप आते हो तब तक वो कंपनी डिलिस्ट हो चुकी होती है और आपका जितना भी क्वांटिटी है वो जीरो हो जाती है। मान लो आपने 7,500 पे 10 शेयर खरीदे, तो आपके 10 शेयर की क्वांटिटी जीरो हो जाएगी। फिर आप बोलोगे कि भाई मुझे रिकवरी में क्या मिलेगा। तो जो स्टॉक की फेस वैल्यू होती है वो रिकवरी अमाउंट होता है, कि यहाँ पे जो 10 रुपए पर शेयर आपको एज ए रिकवरी मिलेगी। मान लो आपने 10 शेयर खरीदे थे तो यहाँ पे आपको 100 रुपए मिलेंगे, चाहे वो 10 शेयर आपने 7,000 के खरीदे हो, 8,000 के खरीदे हो, चाहे 400 के खरीदे हो, या 1,000 के लेवल पे खरीदे हो, लेकिन पर शेयर 10 रुपए आपको एज ए रिकवरी मिलेगी, जो इसकी फेस वैल्यू होती है। ठीक है, देखा जाए तो स्टॉक मार्केट में फेस वैल्यू को कभी कंसीडर किया नहीं जाता, इसके बेस पे कोई भी इन्वेस्टर्स पैसा नहीं लगाता, क्योंकि मान लो मैं इसके ऊपर कोई भी पैसा लगाता हूँ इस स्टॉक के ऊपर, तो जाहिर सी बात है कि मैं इसके बारे में अपडेट तो रखूंगा हमेशा। अब मान लो शिमला घूमने जाऊंगा तो वहां पे भी यूट्यूब, सारी सोशल मीडिया वगैरह सब कुछ चलता है, इंटरनेट से कहीं पे भी एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मुझे पता चला कि भाई कंपनी डिलिस्ट होने वाली है तो मैं स्टॉक को, भले मैंने 7,500 पे खरीद रखा है, तो मैं इसको 7,000 तक सोल्ड आउट करके निकल जाऊंगा। ठीक है भाई, ज्यादा से ज्यादा 20 रुपए का लॉस हो जाएगा, 40 रुपए का लॉस हो जाएगा, 50 रुपए का लॉस हो जाएगा, पर मैं वहां से निकल जाऊंगा। मैं 10 रुपए तक के लेवल पे आने की कोशिश नहीं करूंगा। तो देखो, फेस वैल्यू तक कोई भी मतलब कोई भी बंदा मतलब फेस वैल्यू को कंसीडर करके स्टॉक मार्केट में नहीं चलता। लेकिन ये उस केस में है कि भाई अगर कोई बंदा सो ही जाता है शेयर खरीद के और कंपनी डिलिस्ट हो जाती है, तो उस केस में एज ए रिकवरी क्या मिलेगी, वो यहाँ पे फेस वैल्यू होती है। ठीक है, अब बात करने वाले हैं आगे कि भाई स्टॉक के अंदर आपको शॉर्ट टर्म में कितना रिटर्न मिलेगा और लॉन्ग टर्म में कितना रिटर्न मिलेगा। अगर आप स्टॉक को 1 वीक के लिए होल्ड करते हो और फिर आप सोल्ड आउट करते हो तो आपको 3.5% का रिटर्न मिलेगा। 1 मंथ की होल्डिंग पे आपको 10% माइनस का लॉस मिलेगा, कुछ नहीं मिलने वाला। 3 महीने पे भी आपको कुछ नहीं मिलने वाला। अगर आप इसे 6 मंथ की होल्डिंग करके सोल्ड आउट करते हो तो यहाँ पे आपको 4% का रिटर्न देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक को आप 9 महीने तक होल्ड करके सोल्ड आउट करते हो तो यहाँ पे आपको 70% का रिटर्न देखने को मिलेगा। 1 ईयर में आपको 98% का रिटर्न देखने को मिलेगा। 2 ईयर में 507% की नियर बाई आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। 3 ईयर में 404% देखने को मिलेगा। साथ में 4 ईयर में 591% देखने को मिलेगा और 5 ईयर में 550% के आसपास रिटर्न देखने को मिलेगा। अगर देखा जाए तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म के अंदर आपको कम से कम स्टॉक को 9 महीने के लिए होल्ड करना चाहिए अगर आप एक अच्छा खासा रिटर्न लेना चाहते हो। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो लॉन्ग टर्म में आप इसे 1 ईयर के लिए भी कर सकते हो। अच्छा रिटर्न लेने के लिए आपको कम से कम 4 या 5 साल के लिए होल्ड करना चाहिए। और अगर आप एवरेज ईयर लेके चलना चाहते हो तो कम से कम 2 या 3 साल इसको जरूर होल्ड करना, एक अच्छा खासा आपको यहाँ पे रिटर्न देखने को मिलेगा। ठीक है, लॉन्ग टर्म में स्टॉक में काफी जबरदस्त रिटर्न है। शॉर्ट टर्म में 9 मंथ से पहले आपको यहाँ पे कोई भी खास रिटर्न देखने को नहीं मिल रहा। देखो, अलग अलग स्टॉक के अलग अलग सिनेरियो होते हैं। जैसे मैं बात करता हूँ श्री रेणुका शुगर्स, यहाँ पे देखो शॉर्ट टर्म में भी एक अच्छा खासा रिटर्न है, लेकिन लॉन्ग टर्म की बात करें तो यहाँ पे 1 और 2 ईयर में आपको कोई रिटर्न देखने को नहीं मिल रहा, जिससे जबकि आपको 6 महीने से लेकर 9 महीने तक एक अच्छा खासा रिटर्न स्टॉक में देखने को मिल रहा है। तो देखो, हर एक स्टॉक के अलग अलग सिनेरियो होते हैं। यहाँ पे आपका लॉन्ग टर्म अच्छा है, यहाँ पे शॉर्ट टर्म में कोई भी मतलब अच्छा खासा रिटर्न नहीं है। 9 मंथ की होल्डिंग पे एक अच्छा खासा रिटर्न आपको देखने को मिल रहा है। अगर मान लो आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो और आपके पास ज्यादा अमाउंट नहीं है तो आप छोटा छोटा अमाउंट करके यहाँ पे एक सिप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, सिप में क्या होता है, एक तरह से ईएमआई होती है कि भाई आपने कोई अमाउंट ले लिया, 500 रुपए की सिप, 700 रुपए की, 1000 रुपए की सिप स्टार्ट कर दी, तो हर महीने आपके अकाउंट से 500 रुपए कटते रहेंगे और वो सारा पैसा वहां पे इकट्ठा होता रहेगा।
आप एक लॉन्ग टर्म के बाद उस पैसे को किसी भी टाइम एनी टाइम निकाल सकते हो। आपको एक अच्छा खासे रिटर्न के साथ वहाँ पे अच्छा खासा अमाउंट आपको रिटर्न हो जाएगा। जैसे कोई SBI का ब्लू चिप वगैरह आप खरीदते हो तो इसी तरह से यहाँ पे ये सिस्टम होता है। इसमें आप मंथली भी कर सकते हो, क्वार्टरली भी कर सकते हो, जितने भी मंथ का आप टाइम पीरियड रखना चाहो उतने मंथ का टाइम पीरियड रख के वहाँ पे इंस्टॉलमेंट सेट कर सकते हो। अब बात करने वाले हैं स्टॉक की जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसके बारे में कि भाई यहाँ पे किस किस बंदे ने कितना कितना माल दबोच रखा है। सबसे पहले बात करने वाले हैं प्रमोटर्स की। देखा जाए तो प्रमोटर्स की लास्ट ईयर जो इसकी यहाँ पे होल्डिंग थी वो 61.63% के आसपास थी। इस साल अगर देखा जाए तो होल्डिंग सेम है, होल्डिंग में कोई भी चेंजेस नहीं है। जो पिछले साल होल्डिंग थी वही होल्डिंग इस साल भी यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं है, नो चेंजेस। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पे DII की होल्डिंग, तो पिछले साल जो DII की होल्डिंग थी वो 1.59 थी, जो इस साल घट के 1.09% के आसपास हो गई। तो यहाँ पे DII की जो होल्डिंग है वो यहाँ पे घट गई है। प्रमोटर्स की होल्डिंग में कोई भी चेंजेस नहीं है। ठीक है, साथ में अगर बात करें FII की होल्डिंग में, तो देखो पिछले साल जो FII की होल्डिंग थी वो 4.5 मतलब 4.94% के आसपास थी, जो इस साल बढ़कर 7.78% के आसपास हो गई। मतलब यहाँ पे जो FII की होल्डिंग है वो पिछले साल के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। देखा जाए तो क्वार्टरली यहाँ पे परफॉर्मेंस में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ है। साथ में अगर पब्लिक इन्वेस्टर्स की बात करें तो पिछले साल यहाँ पे 31.85% पब्लिक इन्वेस्टर थे, जो इस साल घटकर यहाँ पे 29.57% हो गए। शायद इसी वजह से कंपनी ने यहाँ पे डिविडेंड को अनाउंस किया है। ठीक है, शायद इसी वजह से डिविडेंड अनाउंस किया है, क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टर्स जो है वो धीरे धीरे कम होते गए। अगर इन्वेस्टर सारे ही कम हो गए तो फिर कंपनी में मार्केट कैपिटल कहाँ से आएगी भाई। प्रमोटर्स तो कभी भी मौका दे के गायब हो जाएंगे, DII और FII भी गायब हो जाएंगी, क्योंकि ये तो कंपनी के साथ चलने वाले हैं। अगर ये नहीं रहेंगे तो कंपनी का तो वैसे दिवाला निकल जाएगा। तो मेन चीज होती है पब्लिक इन्वेस्टर्स, मतलब यहाँ पे जो टोटल गेम खेला जाता है वो प्रमोटर्स, DII और FII ये सारे मिलके पब्लिक जो इन्वेस्टर्स हैं इनको कूटने का काम करते हैं। ठीक है, जब पब्लिक इन्वेस्टर ही नहीं रहेगा तो कुटाई हो जाएगी फिर इन तीनों की। ठीक है, तो ये तीनों मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पे या तो ये लॉन्ग टर्म होल्डिंग लेके बैठे, ऊपर से कंपनी इनको अट्रैक्ट करने के लिए इन्होंने बोला कि भाई प्रमोटर्स बोल रहे हैं कि देखो भाई साहब कुछ डिविडेंड वगैरह दो, यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स दिन पे दिन घटते जा रहे हैं, अगर ये सारे घट गए तो हम तो रोड पे आके खड़े हो जाएंगे। तो कंपनी कुछ ना कुछ ये करती है। अगर कंपनी नहीं करेगी तो इनको पता है भाई प्रमोटर्स तुम्हारे भाग जाएंगे, प्रमोटर भाग गए तो फिर कुछ भी नहीं, फिर कंपनी का वैसे दिवाला निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो पब्लिक होल्डिंग है वो काफ़ी कम है, और जिस स्टॉक के अंदर आपको पब्लिक इन्वेस्टर्स कम मिलते हैं वहाँ पे वो स्टॉक काफ़ी ताबड़तोड़ भागता है और ज़बरदस्त वहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलता है। इसी वजह से यहाँ पे लॉन्ग टर्म के अंदर एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल रहा है, शॉर्ट टर्म में यहाँ पे कोई भी रिटर्न नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करे पड़े हैं, कोई भी बेचने के लिए तैयार नहीं है। प्रमोटर देखो पिछले साल भी उतनी होल्डिंग थी, इस साल भी इतनी होल्डिंग है। ठीक है, DII की होल्डिंग की बात करें तो बस यहाँ पे थोड़ा सा माइनर चेंजेस है, लेकिन अगर FII की बात करें तो पिछले साल कम थी, इस बार इन्होंने और माल यहाँ पे बटोर दिया। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे पैटर्न चल रहा है। तो अगर देखा जाए स्टॉक के फंडामेंटल के बारे में तो मैं तो यही रिकमेंडेड करूंगा कि भाई आपको स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। कम से कम इसे 9 महीने के शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो 9 महीने के लिए करो, और लॉन्ग टर्म के लिए आप करना चाहते हो तो इसको 4 या 5 साल के लिए लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ठीक है, आप इस स्टॉक के बारे में क्या बताते हो, आपको कितने कितने टाइम के लिए एक अच्छी खासी होल्डिंग यहाँ पे आपको नजर आती है, कमेंट करके जरूर बताना। साथ में अगर आप वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इसी तरह की कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो हम लेके आए उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, या जो भी डीपली एनालिसिस करके हम आपके लिए वीडियो लेके आते हैं, ताकि आपको स्टॉक मार्केट के हर पहलू से आप अपडेट रहे, अपने आप को अपग्रेड करते रहे, हर पहलू की आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहे। ठीक है, तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।